यहाँ पर। तो थर्ड टाइम इंटरवल में स्पीड क्या होगी, एवरेज स्पीड ग्रेटेस्ट होगी। एक क्वेश्चन एक तो हो गया। इसके बाद और क्या पूछ रहे हैं ये, द सेकंड वन इज choosing the positive direction सर as the, हेलो सर। yes बोलिए। सर उससे पहले एवरेज एक्सेलरेशन भी पूछ रहा है, एक्सेलरेशन in which उससे पहले। interval is the average acceleration greatest in magnitude, ठीक है। तो सेकंड टाइम इंटरवल को आप देखें, सेकंड टाइम इंटरवल में ग्राफ इस पोजीशन से इस पोजीशन तक है। मैं इसको थोड़ा सा अलग कलर से दिखा देता हूँ, है ना, इस पोजीशन से इस पोजीशन तक है, ठीक है। तो यहाँ पर स्पीड का जो चेंज है ना, सेकंड टाइम इंटरवल पर फोकस करें। यहाँ पर स्पीड और इस टाइम इंटरवल के एंड पर स्पीड कुछ और है, और स्पीड में जो चेंज है वो सबसे ज्यादा है। दिस इज चेंज इन स्पीड, चेंज इन स्पीड। सबसे ज्यादा चेंज इन स्पीड कहाँ हो रहा है, सेकंड टाइम इंटरवल। और स्पीड में चेंज मैक्सिमम कब होगा, जब एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड मैक्सिमम होगा। ऑब्वियसली स्पीड कम हो रही है तो उस एक्सेलरेशन को हम, नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम रिटार्डेशन करेंगे। बट एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड बोला, इन्होंने मैग्नीट्यूड वर्ड लिखा है, तो है ना। तो फर्स्ट सबसे पहला आंसर हो गया, सेकंड टाइम इंटरवल में एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड मैक्सिमम होगा सेकंड टाइम इंटरवल। थर्ड टाइम इंटरवल में स्पीड, एवरेज स्पीड मैक्सिमम होगी। मैक्सिमम एक्सेलरेशन के होने का रीजन क्या है, सेकंड टाइम इंटरवल में स्पीड में चेंज मैक्सिमम है। अगर फर्स्ट टाइम इंटरवल को देखें, फर्स्ट को देखें, तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट ये है, एंडिंग पॉइंट ये है। अगर आप इसके कॉरस्पॉन्ड स्पीड पता करें तो बहुत स्मॉल डिफरेंस होगा, बहुत स्मॉल डिफरेंस है इन दोनों की हाइट में, बहुत स्मॉल डिफरेंस है इन दोनों की हाइट में, डिफरेंस मैक्सिमम है। और डी पर तो आप समझ लो ऑलमोस्ट कांस्टेंट है स्पीड थर्ड टाइम इंटरवल पर, मतलब डी। तो बिल्कुल ठीक है, अभी ठीक है ना। फर्स्ट आपने जो बताया उसका आंसर होगा सेकंड टाइम इंटरवल, जिसमें मैग्नीट्यूड मैक्सिमम होगा एक्सेलरेशन का। ओके, और क्या पूछा है आप बता दें, इसमें बार बार मुझे पोजीशन बताएं, और क्या पूछा है। पॉजिटिव सर डायरेक्शन, चूजिंग द पोजीशन डायरेक्शन, V एंड A है ना, हेलो गिव सर। द साइन ऑफ, यस ठीक है मिल गया, गिव द साइन ऑफ V एंड A, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इन दी थ्री इंटरवल्स। तो इन तीनों इंटरवल में आपको वेलोसिटी के और एक्सेलरेशन के साइन बताने हैं। तो फर्स्ट टाइम इंटरवल को देखें आप, है ना, वेलोसिटी पॉजिटिव होगी, सब कुछ पॉजिटिव है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है, स्पीड बढ़ रही है, वेलोसिटी पॉजिटिव है, ठीक है। एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव है, रीजन इस टाइम इंटरवल के स्टार्टिंग पॉइंट पर स्पीड कम है, लास्ट एंड पर स्पीड ज्यादा है, और स्पीड ज्यादा हो रही है, इसका मतलब एक्सेलरेशन कैसा है, पॉजिटिव। पॉजिटिव एक्सेलरेशन, पॉजिटिव स्पीड, ठीक है। सेकंड टाइम इंटरवल को देखें, ठीक है, तो ग्राफ नेगेटिव डायरेक्शन में तो आ ही नहीं रहा है, ठीक है, तो हम पॉजिटिव कहेंगे v को, v पॉजिटिव है, बट एक्सेलरेशन नेगेटिव है। एक्सेलरेशन नेगेटिव क्यों है बताइए, इस इंटरवल में एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा, रीजन इनिशियल एंड पर स्पीड ज्यादा है, इस टाइम इंटरवल के इनिशियल एंड पर स्पीड ज्यादा है और फाइनल एंड पर स्पीड कम है, और स्पीड कम हो गई, इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या होगा, नेगेटिव, मतलब रिटार्डेशन। थर्ड पर पॉजिटिव। अब थर्ड पर v तो पॉजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं, मुझे तो दोनों सेम दिख रहे हैं, जीरो दिख रहा है एक्सेलरेशन, दोनों एंड सेम हाइट पर है। जब सेम हाइट पर है तो एक्सेलरेशन जीरो, और जीरो को एटलीस्ट नेगेटिव तो नहीं कहते हैं ना। तो फर्स्ट में क्लियर पता लग रहा है ए पॉजिटिव है, सेकंड पर क्लियर पता लग रहा है ए नेगेटिव है, बट थर्ड टाइम इंटरवल में वेलोसिटी में चेंज नहीं है, तो एक्सेलरेशन को आप कांस्टेंट मान सकते हैं, ठीक है, या जीरो एक्सेलरेशन मान सकते हैं, और जीरो को कोई नेगेटिव तो नहीं कहेगा, ठीक है ना। वेलोसिटी पॉजिटिव इन ऑल थ्री, एक्सेलरेशन नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो। ये आंसर होगा ग्राफ को बिल्कुल देखकर, ग्राफ को देखकर। और कुछ पूछा है इन्होंने, व्हाट आर दी acceleration at point A, B, C and D? What are the acceleration at point A, B, C and D? ये यहाँ था ना,
हाँ भाई, कोई बताएं। ए पर एक्सेलरेशन कितना है? एक हॉरिजॉन्टल लाइन है यहाँ पर, तो एक्सेलरेशन कितना है? 0। 0। हॉरिजॉन्टल लाइन स्पीड में चेंज नहीं होना बताता है। हॉरिजॉन्टल लाइन क्या बताती है? देयर इज नो चेंज इन स्पीड, और स्पीड में चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या है? 0, है ना। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या है? 0। बी पर भी एक मोमेंट के लिए, जो हाईएस्ट पॉइंट है ना बी पर एक मोमेंट के लिए ग्राफ कैसा हो जाता है? हॉरिजॉन्टल। एक मोमेंट के लिए, आपको पता है ना, किसी कर्व पाथ का छोटा सा पोर्शन आप यहाँ पर लें तो वो कैसा मिलेगा आपको? हॉरिजॉन्टल। तो बी पर एक मोमेंट के लिए एक्सेलरेशन 0 होता है, ठीक है। सी पॉइंट एक लोवेस्ट पॉइंट है। सी पॉइंट पर भी अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करें तो टेंजेंट कैसा आएगा? हॉरिजॉन्टल। तो सी पॉइंट पर भी एक मोमेंट के लिए एक्सेलरेशन 0 होता है। डी पॉइंट की बात करें तो वही बात, डी पॉइंट पर भी अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करें, टेंजेंट वर्ड आपने सुना होगा सर्कल पर, 10th क्लास में आपने टेंजेंट पढ़े होंगे। तो अगर किसी स्पीड टाइम ग्राफ से आप एक्सेलरेशन पता लगाना चाहते हैं तो आपको ग्राफ के किसी पर्टिकुलर प्लेस पर टेंजेंट ड्रॉ करनी पड़ती है। जैसे ए पॉइंट तो ऑलरेडी हॉरिजॉन्टल है, यहाँ पर टेंजेंट भी हॉरिजॉन्टल होगा। हॉरिजॉन्टल मतलब एक्सेलरेशन 0, एक्सेलरेशन 0। यहाँ पर भी एक्सेलरेशन 0, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी। जानबूझकर इन्होंने ए बी सी डी पॉइंट दिए। ये 4 स्पेशल पॉइंट है जहां पर एक्सेलरेशन क्या है? 0 है। और एक्सेलरेशन के 0 होने का रीजन आपको एक बार बताया भी था जब हमने वीटी ग्राफ पढ़े थे ना, वीटी ग्राफ। तो मैंने आपको कहा था वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप किसको रिप्रेजेंट करता है? कुछ याद आ रहा है किसी को? द स्लोप ऑफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन आपको याद होगा, v माइनस यू ये आ गया था और t ये था, है ना। तो ये स्लोप होता है tan थीटा। आपको याद होगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो tan को ही हम यूज लेते हैं एज अ स्लोप, और ये एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो ये जो स्लोप है ये एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है। इसका वीटी ग्राफ का स्लोप। तो ये एक्चुअल में वीटी ग्राफ ही है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है ये स्पीड। एक स्ट्रेट लाइन में वेलोसिटी स्पीड का मैग्नीट्यूड सेम होता है। तो स्पीड टाइम ग्राफ में स्लोप किसको रिप्रेजेंट करता है? स्लोप रिप्रेजेंट करता है एक्सेलरेशन को। तो इन लाइन के 1 2 3 4, इन 4 लाइन का कोई स्लोप नहीं है, थीटा 0 है। और मुझे बताओ tan 0 डिग्री कितना होता है? कुछ याद आया? tan 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। 10th में पढ़ा होगा। sin 0 0 होता है, tan 0 0 होता है, cos 0 1 होता है। तो tan 0 की वैल्यू 0 होती है। तो एक्चुअल में ए पर, बी पर, सर आप म्यूट हो गए। यस गाइस, ऑडियो आ गया अभी? यस सर। कुछ कॉल आ गया था हेमंत का, कोई शायद कनेक्ट नहीं हो पाया, वो कुछ तबीयत ठीक नहीं है। ओके, तो इंपॉर्टेंट बात, स्लोप क्या होता है? वीटी ग्राफ का स्लोप होता है tan थीटा, और वो किसको रिप्रेजेंट करता है? एक्सेलरेशन को। तो ये जो 4 पॉइंट है ए बी सी डी, इन 4 प्लेसेस पर स्लोप 0 है। स्लोप 0 है। हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब स्लोप 0, स्लोप मतलब tan थीटा, है ना, tan थीटा। स्लोप 0 है। हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए थीटा 0 है, इसलिए 0। तो ये 0 एक्चुअल में क्या है? स्लोप मतलब। सर म्यूट हो गए। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं। यस सर। है ना। तो इस क्वेश्चन में 4-5 बातें आपसे पूछ ली। ग्रेटेस्ट स्पीड कहाँ पर होगी? एवरेज स्पीड यहाँ पर। और एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड मैक्सिमम कहाँ पर होगा? सेकंड टाइम इंटरवल में होगा। फिर आपसे पूछ लिए फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के साइन पूछ लिए।
है ना। वेलोसिटी तो सब जगह पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ जीरो है ग्राफ को देखकर। लास्ट में ABCD पर एक्सेलरेशन पूछ लिया, सभी पर एक्सेलरेशन जीरो है क्योंकि स्लोप जीरो है, VT टाइम ग्राफ का स्लोप जीरो। ओके, अब कुछ एक्स्ट्रा बातें आपको बतानी है इस चैप्टर के रिगार्डिंग। ओके गाइस, एक होता है स्टॉपिंग डिस्टेंस, उसकी हम बात कर लेते हैं, है ना। तो स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या होता है उसकी हम बात कर लेते हैं। ये STT आएगा क्या, जल्दी जल्दी कुछ। स्टॉपिंग डिस्टेंस, ठीक है। यस सर, सही है ना। तो एक अच्छा कॉन्सेप्ट इससे हमें सीखना है कि स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या होता है। हम व्हीकल डेराइव करते हैं और अगर कोई व्हीकल किसी पर्टिकुलर स्पीड से, कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, लाइक U स्पीड से वो चल रहा है, बिल्कुल ना स्ट्रेट हाईवे, और T=0 पर वो एक्सेलरेशन अप्लाई करता है, सॉरी ब्रेकिंग सिस्टम अप्लाई करता है। ब्रेक लगाना मतलब आप समझ गए होंगे, रिटार्डेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन। और T टाइम पर उसकी फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाती है, दैट मीन्स व्हीकल रेस्ट पर आ जाता है, रुक जाता है। V=0 मतलब रुक जाता है। तो A नेगेटिव है मतलब उसने, व्हीकल ने क्या अप्लाई किया, या व्हीकल के ड्राइवर ने क्या अप्लाई किया, ब्रेक। तो ब्रेक अप्लाई करने वाले मोमेंट को T=0 एज्यूम किया और T टाइम पर व्हीकल रुक गया। तो इस टाइम इंटरवल में, T टाइम में व्हीकल ने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल की, दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड स्टॉपिंग डिस्टेंस। जिस मोमेंट पर ब्रेक लगाया वहां से जिस मोमेंट पर व्हीकल रुक गया वहां तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, दैट इज कॉल्ड स्टॉपिंग डिस्टेंस। तो आपने आई थिंक लिख लिया होगा स्टॉपिंग डिस्टेंस। एक डेफिनेशन लिखकर एक फॉर्मूला बनाएंगे और उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करेंगे, है ना। उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करेंगे। फिर आपको गैलीलियो का एक लॉ बताएंगे, गैलीलियोस लॉ ऑफ ऑड नंबर्स। ये कुछ छोटे टॉपिक हैं, लास्ट में इनको भी हम देख लेते हैं। ऑडियो वीडियो ठीक है स्टूडेंट्स? Yes, sir. Yes, sir. तो पहले डेफिनेशन लिखना, उसके बाद डायग्राम, उसके बाद फॉर्मूला हम बनाएंगे। तो डेफिनेशन लिखिए, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ व्हीकल, the distance traveled by a vehicle in the time in between कर देना, in between the time when the distance traveled by a vehicle in between the time when brakes in between the time when brakes applied on the vehicle, brakes applied on the vehicle, and the time when it comes at rest, and the time when it comes at rest is called stopping distance of the vehicle, is called stopping distance of the vehicle. Okay. कुछ छूटा तो नहीं ना? डन, कंप्लीट हो गया सबका? यस सर। Yes, sir. है ना। और फिजिक्स में लर्न करना सेकंड स्टेप होता है, अंडरस्टैंडिंग पहला होता है। इसलिए डायग्राम देखकर आप, है ना, थोड़ा सा इमेजिन करके आप अंडरस्टैंड पहले करें सिचुएशन क्या। व्हीकल U स्पीड से, है ना, मोशन कर रहा है, T=0 पर ब्रेक अप्लाई किया, A नेगेटिव है ना, ब्रेक अप्लाई किया, और T टाइम पर व्हीकल रुक गया।
तो t इक्वल टू 0 से t टाइम के बीच में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो है स्टॉपिंग डिस्टेंस। डायग्राम अच्छी बात है। फिर हम न्यूटन का एक इक्वेशन अप्लाई करके और d पता करेंगे और आपसे पूछूंगा कि कौन सा इक्वेशन यूज आ सकता है d का फॉर्मूला बनाने के लिए, फर्स्ट, सेकंड या थर्ड। Which equation of motion we should use to find d? थर्ड। थर्ड बोल रहे हैं, थर्ड बोल रहे हैं। तो थर्ड इक्वेशन में कौन एब्सेंट होता है? टाइम। टाइम एब्सेंट होता है। हमें इनिशियल वेलोसिटी पता होती है, फाइनल वेलोसिटी 0 होती है। दो बार डिस्टेंस पता करनी है, एक्सेलरेशन, ठीक है। तो टाइम को हम अगर नहीं लें तो हम थर्ड इक्वेशन से भी डी का फॉर्मूला बना सकते हैं। फर्स्ट यूज नहीं आएगी, सेकंड यूज आ सकती है, थर्ड यूज आ सकती है। और थर्ड इसलिए यूज लेनी है क्योंकि फाइनली जो व्हीकल है वो रुक जाता है और इसका मतलब v ऑलवेज क्या होता है, 0। स्टॉपिंग डिस्टेंस के केसेस में v ऑलवेज क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी ऑलवेज क्या होती है, 0। तो हम फर्स्ट और थर्ड को देखें तो उसमें भी थर्ड यूज आएगा, थर्ड इक्वेशन। तो फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2a d लिख रहा हूं मैं x के प्लेस पर, ठीक है। यहाँ पर एक नेगेटिव साइन भी अप्लाई करना पड़ेगा, इसका रीजन आपको पता है, रिटार्डेशन। अभी ठीक है। नाउ 0 इक्वल टू v स्क्वायर माइनस 2ad, so 2ad इक्वल टू u स्क्वायर, so d इक्वल टू u स्क्वायर अपॉन 2a। स्टॉपिंग डिस्टेंस का फॉर्मूला, स्टॉपिंग डिस्टेंस का फॉर्मूला। तो अब स्टॉपिंग डिस्टेंस आपने पढ़ लिया, डायग्राम भी देख लिया, सिचुएशन को समझ लिया, फॉर्मूला हमारे सामने है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हो गया सर। हो गया, हो गया ना? यस सर। कोई भी पीछे रह जाए बोल दे, और कभी भी कुछ डाउट हो ना, कैसा भी, आप अगर एक्स्ट्रा पढ़ते हैं घर पर तो एक्स्ट्रा डाउट भी पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन कहीं से। ओके, तो अब एक क्वेश्चन स्टॉपिंग डिस्टेंस से रिलेटेड। लेट कोई व्हीकल है ना, बहुत ब्रीफ करके मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन, तो आप ऐसे कुछ क्यू मार्क कर लें और गिवन लिख लें। एक व्हीकल है, डायग्राम से बात को समझाऊंगा। वो u1 इनिशियल स्पीड से जा रहा है और u1 आपको बता दिया 100 मीटर पर सेकंड, या थोड़ा कम कर देता है, 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से कोई व्हीकल चल रहा है, और है ना, जिस मोमेंट पर एक्सेलरेशन अप्लाई किया, दैट मींस रिटार्डेशन अप्लाई किया, वो मोमेंट है t इक्वल टू 0। और व्हीकल कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करता है और रुक जाता है। अब वो डिस्टेंस आपको बता रहा हूँ कितनी है, d1 इक्वल टू 5 मीटर। 5 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करके व्हीकल रुक जाता है, ठीक है। यस गाइस, हो गया इतना? यस सर। तो ये है केस 1। क्वेश्चन में दो केसेस हैं, केस 1 के सामने। केस 2 देखिए, सेम व्हीकल अगर 60 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा हो, u2 इनिशियल स्पीड, और सेम कर दिया उतना ही, सेम व्हीकल है, तो मैक्सिमम जब इमरजेंसी होती है तो ड्राइवर मैक्सिमम रिटार्डेशन ही अप्लाई करता है, तो वो इमरजेंसी वाली कंडीशन में इसने अपना मैक्सिमम रिटार्डेशन अप्लाई किया। अब सेम व्हीकल में है तो मैक्सिमम रिटार्डेशन वही है, माइनस ए यहाँ है, माइनस ए। इनिशियल वेलोसिटी चेंज है। सेम व्हीकल कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा रुकने से पहले, दैट व्हीकल थोड़ा ज्यादा दूर जाकर रुकता है, स्पीड ज्यादा है ना, इनिशियल स्पीड आप देख ले u1 60 है, यहाँ 40 थी, तो जब 40 थी तो d1 था 5 मीटर। अब
अगर इनिशियल स्पीड 60 है तो स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या होगा? स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या होगा? d2 कितना होगा? दिस इज द क्वेश्चन। फॉर्मूला ये है। केस 1 जो आपको है ना, केस 1 से आप a का मैग्नीट्यूड पता लगाओ, a का मैग्नीट्यूड पता लगाओ। और केस 2 जो है उसमें a के उस मैग्नीट्यूड को यूज लो, आपको d2 पता लग जाए। तो इस फॉर्मूले को सुन रहे हैं ना, इस फॉर्मूले को आपको 2 टाइम यूज लेना है। केस 1 में a पता लगाने के लिए, देन केस 2 में फाइनली d2 पता लगाने के लिए। तो मैंने आपको ब्रीफ कर दिया क्वेश्चन। चलिए a पता लगाते हैं, आप लोग भी लगाएं, मैं भी लगाता हूँ। केस 1 में d2 इक्वल टू u1 d1 is e1 इक्वल टू u1 स्क्वायर अपॉन 2a। ठीक है, सो a इक्वल टू u1 स्क्वायर अपॉन 2d। वैल्यू पुट करते हैं तो u1 का स्क्वायर 1600 अपॉन 2d 1 2 इंटू 5 160 आ रहा है। बताइए a कितना आ Yes, रहा है? sir. a का 160 है. 160 आ रहा है ना, ये a जो है ये 160 आ रहा है, मतलब बहुत ब्रेकिंग सिस्टम बड़ा इफेक्टिव है, बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। ठीक है, तो a का मैग्नीट्यूड ही है ये 160, हमें पता है रिटार्डेशन। तो फर्स्ट केस में आपने वैल्यू पुट करके a सभी ने पता लगा लिया। अब इस फॉर्मूले को सेकंड केस में अप्लाई करें और d2 पता लगाएं। नाउ d2 इक्वल टू u2 स्क्वायर अपॉन 2a, ज्यादा ही आएगा d2। देखो अब 60 का स्क्वायर क्या होता है, तो 3600 होता है। 2a 2 इंटू 160, फोर से कैंसिल करें तो 45 अपॉन 4। यस 11.25 आ रहा है क्या? Yes, sir. आई थिंक यस बोल रहे हैं, तो इसका मतलब मैंने सही सोचा 11.25। बाकी लोग Yes, sir. तो Yes, समझ लो sir. आप अपना व्हीकल ड्राइव कर रहे हैं, आप 40 की स्पीड से चला रहे हैं, सर सडनली 11.25। बिल्कुल ठीक है, सडनली आपने ब्रेक लगाए, आपका व्हीकल है मैक्सिमम ब्रेक लगाए और 5 मीटर में आपने गाड़ी को रोक दिया। कब? जब आप 40 की स्पीड से व्हीकल को चला रहे। अब एक दिन आप उसी व्हीकल को 60 की स्पीड से चला रहे हैं, उतना ही रिटार्डेशन अप्लाई कर दिया आपने, मैक्सिमम रिटार्डेशन। अब आपका व्हीकल इतना डिस्टेंस ट्रेवल करके ही रुक पाएगा, स्टॉपिंग डिस्टेंस। तो दिस इज द टॉपिक, स्टॉपिंग डिस्टेंस। आपको डेफिनेशन लर्न करनी है, फॉर्मूला अगर भूल भी जाओ तो इक्वेशन ऑफ मोशन थर्ड आपको यहाँ तक पहुंचा देगा, वैसे तो याद रखना है इसको। डन गाइस, 11.25 सभी का? यस सर, डन। Yes, sir. तो ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें 2-3 कॉन्सेप्ट काम में आ जाते हैं। तो इसमें 2 हैं, केस 1 केस 2। ओके, चलिए एक आपको हाथों हाथ प्रैक्टिस करवाते हैं। इसी सब कुछ इरेज कर दिया मैंने। एक क्वेश्चन लिखिए, अ व्हीकल मूविंग विद a speed of 60 kilometer per hour. A vehicle moving with a speed of 60 kilometer per hour. Comma. After applying the brake, it comes at rest. By traveling 6 meter distance
It comes at rest by traveling 6 meter distance. Full stop. Full stop. If the same vehicle is moving with a speed of 120 km per hour, speed of 120 km per hour, then find its stopping distance in this situation. Then find its stopping distance in its situation, in this situation. इक्वेशन अभी करा बिल्कुल वैसा ही है, थोड़ा मैंने चेंज क्या किया है, स्पीड किलोमीटर पर आवर में है, ध्यान रखना। देखा ना आपने, पहले मीटर पर सेकंड में कैसे, और ये स्टॉपिंग डिस्टेंस मीटर में है। एक्सेलरेशन हम मीटर पर सेकंड स्क्वायर में इन जनरल फाइंड आउट करते हैं। तो क्या करेंगे आप, सोचिए। चलिए आपको टाइम देते हैं 2 मिनट्स। D1 पता है, D2 पता करना है, D2 पता करना। Sir, D2 is equals to 24 meters. 24 मीटर एक जने का आंसर आया। चलिए वेट करते हैं कुछ और आंसर आ जाए जब तक। हाँ, D2 ज्यादा तो होगा, सही बात है। हो गया? के किलोमीटर आ रहा है। किलोमीटर? अरे 6 मीटर है, कुछ और पूछ लिया आप। 6 मीटर है, स्पीड किमी पर आवर में है। एक स्टेप और बढ़ गया इसमें, समझ लो। आपको अच्छे से पता है किमी पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हम 5/18 से प्रोडक्ट करते हैं। 6 से कैंसिल करो तो ये 3 और ये 10, तो सीधा सीधा 50/3 लिखो ना मीटर पर सेकंड। तो U1 मुझे पता लग गया इन मीटर पर सेकंड, 50/3, मैं इसको 50/3 ही रहना। U2 भी पता कर लो कितना हो जाएगा, 100/3, डबल मीटर पर सेकंड, है ना। अब केस 1 से आपको A पता करना है, तो A पता करने के लिए A इक्वल टू क्या होगा, U²/2D1। बताइए A इक्वल टू क्या होगा, U1²/2D1। देखिए सही है क्या फॉर्मूला। स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या होती है, D इक्वल टू U²/2A। A इक्वल टू क्या हो जाएगा, U²/2D। अब 1 1 है तो U1 है तो D1 है। A पता लगाया किसी ने, बताइए सही सही A पता लगाया किसी ने। तो न्यूमरेटर देखें, U1² है तो 50 × 50/3 × 3 सॉल्व करेंगे तो बड़ा सा एक्सप्रेशन आ रहा है। So 4100/3। अभी No sir, no sir, no sir। अभी देखते हैं। 625/27। Yes sir। सॉल्व करना नहीं है ना, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये सिंप्लीफाइड हो चुका है, तो इसको आराम से सॉल्व करें, है ना। ये तो बड़े आपके बचपन का काम है, आप कर लेंगे। तो मैंने भी सॉल्व किया,
2 से कैंसिल हो रहा था 25 25, तो बचा क्या 3 इंटू 3 इंटू 3 27, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में 25 इंटू 25। ओके, तो मैंने एक्सेलरेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई करके यहाँ तक पता कर दिया। पहला स्टेप कंप्लीट केस 1 का। अब केस 2 से आपको d2 मिलेगा, तो जैसे ये फॉर्मूला है ना, उसको मैं d2 के लिए बनाता हूँ, तो क्या होगा d2 इक्वल टू u2 स्क्वायर अपॉन 2a। ये रहा हमारा। तो d2 देखते हैं 24 किलोमीटर आता है या 24 मीटर आता है, या और किसी का आ गया हो तो बताओ। u2 यस, तो 100 इंटू 100 अपॉन 3 इंटू 3। चलिए, इसलिए मैंने ये a जो है ना, इसको सॉल्व करने के लिए मना किया था। अभी सब कुछ देखिए कैंसिल होगा, तो ये हो गया 2 इंटू 625 अपॉन 27, तो आराम से कैंसिल करें, है ना। 9 3 जा 27, 25 से कैंसिल होगा ये 4 टाइम, ये होगा 25 टाइम, देन 4 टाइम और ये 25 1, ये 2 और ये 2, 8/3। कुछ तो गड़बड़ है। हाँ, ये 3 तो ऊपर आएगा ना, ठीक है। 4 इंटू 2 इंटू 3, 24 मीटर। यस, 24 मीटर आंसर बताया था किसी भाई। Yes, प्रोडक्ट sir. 4 इंटू 2 इंटू 3। तो आपको मेथड देखें, किमी पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, ध्यान रखना है। फॉर्मूला कोई नया नहीं है, अभी क्वेश्चन किया था वही क्वेश्चन है, बस किमी पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। ये पता कर लिया, इस ए को यूज लेंगे हम सेकंड केस, d2 पता करें, ये फॉर्मूला है ना। u2 को भी मीटर पर सेकंड में आपको पहले से कन्वर्ट करके रखना होगा। तो 24 आ रहा है भाई, आपका कुछ अलग आ रहा है तो बताओ। 24 आपने भी बताया था, कुछ बच्चों की आवाज आई थी, बाकी लोग आराम से चेक करना। ये नॉर्मल मैथमेटिक्स कहते हैं हम इसको, फिजिक्स तो ऊपर ही सर करना, मेरा नॉर्मल मैथमेटिक्स। हाँ बोलिए सर बोलिए। मेरा ए तो आ आराम गया, से, डी निकालना है सर, मैं डी निकाल रहा हूँ। हाँ बिल्कुल ठीक है। तो आप लोग है ना, आराम से चेक करना। देखो हम लोगों ने किया, कुछ बच्चों ने भी किया, तो आंसर यही आ रहा है ना। तो सॉल्व करके चलिए वेट करते हैं कुछ सेकंड्स, एक दो का और आ जाए ना तो और पक्का हो जाएगा कि आंसर सही है। सर आ गया सर, डी। यस सर, आ गया। नेक्स्ट एक और मैंने हेडिंग लिखा है, आप देखें। टॉपिक है गैलीलियोस लॉ ऑफ ऑड नंबर्स। इसको समझना है हमें। इसको इरेज कर सकता हूँ अब क्वेश्चन को। यस सर। तो हेडिंग लिखें गैलीलियोस लॉ ऑफ ऑड नंबर। ये भी एक टॉपिक है, एनसीईआरटी वालों ने इस टॉपिक को एक एग्जांपल में ही फिट कर दिया। लॉ ऑफ ऑड नंबर, तो समझते हैं ये क्या कह रहा है लॉ। तो आज तो हमने एक तो ड्यू क्वेश्चन कर लिया था 22, एक हमने स्टॉपिंग डिस्टेंस कंप्लीट किया। अब एक छोटा टॉपिक है, इसको फिनिश करते हैं। तो इसको समझने के लिए इन 4 पॉइंट्स को आप देखें, ए बी सी डी।
हाँ गाइस, ये जो डायग्राम मैं बना रहा हूँ आप लोग इसको राइट साइड में जरूर बना लेना, जरूर बना लेना। गाइस ये लास्ट एक पॉइंट बताओ, आपको दिख रहा है क्या सबसे नीचे यहाँ पर? Yes, sir. यस सर। कवर कर रहा है ना? चलिए, तो ए बी सी डी ई तक पहुंच सर जाए। एक बार वापस से बताओ ना सर, आपने क्या बताया? मेरा वापस से पूरा डिस्कनेक्ट हो गया था मैं। अभी तो हमने नया हेडिंग लिखा है, गैलीलियोस लॉ ऑफ ऑड नंबर, और हेडिंग के बाद मैंने जैसा मार्कर बोर्ड पर दिख रहा है वैसा बनाने के लिए कहा है। फोर डॉट्स हैं और डॉट्स का एक रूल दिख रहा है आपको, इंक्रीजिंग डिस्टेंस, ए और बी के बीच का डिस्टेंस x1 कम है, फिर बी और सी के बीच का डिस्टेंस ज्यादा है, फिर सी और डी के बीच का डिस्टेंस और ज्यादा है, और डी और ई के बीच का डिस्टेंस सबसे ज्यादा है। तो इस ना डिस्टेंसेस को ध्यान में देके आप डायग्राम बना लो, और लास्ट वाले के लिए मैं डिस्टेंस लिख देता हूँ x4 x3। होते ही बता देना हो गया। Yes, sir. हो गया. तो हो गया कोई सर। बात सुन लो, तब तक बाकी लोग कंप्लीट कर लेंगे। हो गया सर। यहाँ पर हम कंसिडर कर रहे हैं फ्री फॉल को। फ्री फॉल मतलब ग्रेविटी के अंडर मोशन, फ्री फॉल। अगर किसी बॉल को आप ए पॉइंट से छोड़ देते हैं तो बॉल फ्री फॉल करती है, और हमें पता है वो स्पीड अप होती रहती है बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। उसकी डाउनवर्ड स्पीड बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, और जब तक वो ग्राउंड तक पहुंचती है उसकी स्पीड मैक्सिमम हो चुकी है। तो हम ग्राउंड को तो यहाँ नहीं दिखा रहे, हम तो एयर में 5 पॉइंट्स देख रहे हैं। ए से बॉल को रिलीज किया है तो हमें पता है इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, रिलीज करना, छोड़ना, रिलीज करना, इनिशियल वेलोसिटी 0। एक तो होता है थ्रो करना, इसमें इनिशियल वेलोसिटी कुछ होती है। यहाँ से हमने बॉल को रिलीज किया तो वो बी तक पहुंची, सी तक, है ना। लेट ए से बी तक पहुंचने में टाइम लगा t सेकेंड, t सेकेंड, और ए से सी तक पहुंचने का टाइम जो है वो है 2t सेकेंड, मतलब ट्वाइस, डबल टाइम। ए से डी तक पहुंचने में टाइम कितना लगा? 3t सेकेंड, और इसी तरह से ए से ई तक पहुंचने का टाइम होगा 4t सेकेंड, 4t सेकेंड। ये डिस्टेंस नहीं है, ये टाइम है, 4t सेकेंड। आप इसको लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, टाइम टेकन टू रीच ए टू बी t सेकेंड, ए टू सी 2t सेकेंड, ए टू डी 3t सेकेंड, एंड ए टू ई 4t सेकेंड। चलिए, तो राइट साइड में डिस्टेंसेस बताइए, वर्टिकल डिस्टेंसेस, और लेफ्ट साइड में टाइम बताइए। अब न्यूटन के इक्वेशन को यूज लेते हैं। तो ग्रेविटी के अंदर, है ना, अंडर ग्रेविटी जी के अंदर फ्री फॉल हो रहा है। तो गैलीलियो ने क्या बताया था वो सुन लें, फिर उसको हम प्रूव कर देंगे, फटाफट प्रूव कर देंगे। कैसे? तो सुनिए बात को। गैलीलियो ने बताया था कि अगर कोई बॉडी किसी हाइट से रिलीज की जाती है, छोड़ी जाती है, तो वो अपने सक्सेसिव टाइम्स में, सक्सेसिव टाइम्स आप देखो t t t, अच्छा 4t तक है क्या? t फर्स्ट t सेकंड में डिस्टेंस x1 है, नेक्स्ट t सेकंड में टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? x2। नेक्स्ट t सेकंड को मिला ले तो डिस्टेंस x3, और लास्ट वाले t सेकंड्स को भी मिला ले तो टोटल डिस्टेंस x4 हो गया। तो गैलीलियो ने कहा था जो सक्सेसिव टाइम्स है t t t, उन सक्सेसिव टाइम्स में जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है बॉडी, लाइक d1 पहले t सेकंड का डिस्टेंस है,
D2 नेक्स्ट t सेकंड का डिस्टेंस है, रेशो D3 नेक्स्ट टाइम का डिस्टेंस है। तो देखिए D1 क्या होगा, तो D1 होगा x1, फर्स्ट t सेकंड का डिस्टेंस कितना है x1, D1 ही x1 है। D2 क्या होगा, तो D2 क्या होगा, D2 होगा x2 माइनस x1। ध्यान से डायग्राम देखें, D से लेकर C तक का डिस्टेंस है D2, तो D2 क्या होगा, डायग्राम को देख के बताइए, x3 x2 माइनस x1। x2 माइनस x। B से C के बीच का सेपरेशन मैंने लिखा D2, तो D2 क्या होगा, है ना, x2 माइनस x1। D3, अब आप सोच सकते हैं D3 क्या होगा, x3 माइनस माइनस x3। तो एक्चुअल में D3 क्या है, C से D तक का डिस्टेंस, स्ट्रेट डिस्टेंस। C और D के बीच का सेपरेशन है D3, तो D3 डायग्राम के अकॉर्डिंग क्या होगा, x3 माइनस x2, x3 माइनस x2, x3 माइनस x2। तो गैलीलियो ने कहा था तो सक्सेसिव जो टाइम्स है, फर्स्ट टी, सेकंड टी, देन थर्ड टी, देन फोर्थ टी, तो जो सक्सेसिव सेकंड्स हैं, सक्सेसिव टाइम इंटरवल्स हैं टी टी टी, उनमें जो बॉडी डिस्टेंस ट्रेवल करती है वो ऑड नंबर में होती है। ऑड नंबर मतलब 1:3, 3:5। ऑड नंबर समझते हैं ना, 1, 3, 5, 7, 9, इवन को छोड़कर। तो जब आप प्रूव करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि x1 रेशो x2 माइनस x1 रेशो x3 माइनस x2 रेशो क्या आएगा, इसको उल्टा लिखना चाहिए वैसे। x1 क्या है, तो x1 ही d1 है, पहली बात मैं डायग्राम में भी दिखा रहा हूँ, x1 ही d1 है। x2 माइनस x1 क्या है, तो वो d2 है। x3 माइनस x2 क्या है, तो वो d3 है। हम ले सकते थे क्या x4 माइनस x3, तो आपको क्या मिलता, d4 मिलता। कर सकते हैं आप, है ना, यहाँ पर कर सकते हैं चाहे तो। चलिए इसको रेशो को हटाकर इक्वल रेशो कर देता हूं मैं, x4 माइनस x3, तो इसके नीचे मुझे लिखना पड़ेगा d4। बताइए कवर कर रहा है क्या मार्कर बोर्ड पर, yes sir ये बॉक्स है ना। अब ये जो रेशो है, तो गैलीलियो ने कहा था d1 रेशो d2 रेशो d3 रेशो d4 किस रेशो में होंगे, 1:3 रेशो 5 रेशो 7, ऐसे रेशो में होंगे। तो गैलीलियो ने ये कहा था। तो डायग्राम समझना है आपको, प्रूव कैसे करते हैं वो मैं बताऊंगा। डन गाइस, डायग्राम, ये डॉट का इंपॉर्टेंस है एक, तो दूसरा x1 x2 x3 x4 का इंपॉर्टेंस है, तीसरा d1 d2 d3 d4। और टाइम आप लैंग्वेज में समझ लो कि फर्स्ट इंटरवल का कवर करने का टाइम है t1, सेकेंड इंटरवल का भी t, थर्ड का भी t, फोर्थ का भी t, टोटल टाइम हो गया 4t। मतलब a से b तक आने में t टाइम लगता है, b से c तक पहुंचने में भी t टाइम ही लगता है, नेक्स्ट t टाइम, c से d तक पहुंचने में भी t टाइम ही लग रहा है। तो वो सेम टाइम इंटरवल में ज्यादा डिस्टेंस क्यों ट्रेवल कर रहा है, कोई बता सकता है, नेक्स्ट सक्सेसिव इक्वल टाइम इंटरवल्स में ज्यादा डिस्टेंस क्यों कवर कर रहा है। बिल्कुल सही है, बिकॉज ग्रेविटी नेक्स्ट 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 टाइम्स में उसकी स्पीड बढ़ाती जा रही है, तो सेम टाइम इंटरवल में टी टाइम में अब वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। तो गैलीलियो ने कहा था कि वो जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है फ्री फॉल में वो ऑड नंबर्स में होता है। फर्स्ट टी सेकंड्स में अगर 1 मीटर किया है तो नेक्स्ट टी सेकंड्स में वो 3 मीटर करेगा, फिर नेक्स्ट टी सेकंड्स में वो 5 सेंटीमीटर करेगा। इस तरह से ऑड नंबर्स में होता है उसका डिस्टेंस सक्सेसिव। तो अब एक कॉम्पैक्ट लाइन लिख लें और उसको प्रूव आप करेंगे, मैं इक्वेशन बताऊंगा, उससे थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी इसको प्रूव करने के लिए। चलिए स्टेटमेंट क्या होगा, लिखिए, इट स्टेट्स दैट, क्या लिख रहे हैं हम, गैलीलियोस लॉ ऑफ ऑड नंबर। अगर पूछ लें स्टेट गैलीलियोस लॉ ऑफ ऑड नंबर, तो आपको वो स्टेटमेंट लिखना होगा जो अब आप लिखिए, इट स्टेट्स दैट in free fall, it states that in free fall the vertical displacement
the vertical displacement covered by a body. The vertical displacements covered by a body in successive equal time intervals. In successive equal time intervals. In successive equal time intervals. लिख लिया यहाँ तक? यस सर। फर्स्ट टाइम इंटरवल टी है, सेकंड भी टी है, तो ये इक्वल टाइम इंटरवल्स है, मतलब ए से बी तक पहुंचने में भी टी सेकंड लग रहे हैं, बी से सी तक में भी टी सेकंड, सी से डी तक पहुंचने में भी टी सेकंड, और बी से ई तक पहुंचने में भी टी सेकंड्स ही लग रहे हैं। तो ये सक्सेसिव टाइम इंटरवल्स में जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है या वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट जो कवर कर रहा है बॉडी, वो किस रेशो में होते हैं वो लास्ट में बस लिखना है। तो लिखिए आर इन द रेशियो ऑफ, आर इन द रेशियो ऑफ R in the ratio of, ये कंटिन्यूटी के लिए ऐसा हम दिखा देते हैं 1:3:4:7, फिर रेशियो का सिंबल अप्लाई करके ऐसे 3 डॉट अप्लाई कर देना, ये कंटिन्यूटी को दिखाता है। हो गया सर? हो गया ना? बस Yes, sir. क्लास को स्टॉप करते हैं। आपको एक फॉर्मूला पता है, x इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ट्रू। देखिए u0 लिखा हुआ है ना, तो ये इक्वेशन कॉम्पैक्ट हो जाता है, ये इक्वेशन इतना ही रह जाता है। यहाँ 2 चेंज किए मैंने, बताओ कौन से? यहां से यहाँ में 2 चेंज किए, बताओ कौन से? एक तो ये रहा, u0 करते ये टर्म गायब, एक और चेंज किया है, एक ही है ना, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है ना, तो ए के प्लेस पर जी। तो इस इक्वेशन को आपको 4 टाइम यूज लेना है ना, x1 x2 x3 x4 4 टाइम यूज लेना है और उसको रख लेना है ना। तो ये HW दे रहा हूं मैं आपको, x1 का इक्वेशन बनाना, x2 का बनाना, x3 का बनाना, x4 का बनाना, फिर हम यहाँ वैल्यू पुट करेंगे और आप सॉल्व करेंगे, जो कॉमन होगा कट हो जाएगा और आप फाइनली पाएंगे क्या बचेगा, 1:3:5:7। स्टेटमेंट आपको बता दिया, डायग्राम इंपॉर्टेंट था वो बता दिया। इक्वेशन ऑफ मोशन 2 से हम x1 x2 x3 x4 पता करेंगे और उनको d1 d2 d3 फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पुट करेंगे, और जो भी कॉमन होगा, भाई रेशो में कैंसिल ही होता है ना, जैसे मैं आपसे पूछूं 20:25 क्या होगा, तो आप कहेंगे इक्वल रेशियो 5:4:5, सही बात है ना? यस सर। तो जो भी कॉमन था वो कैंसिल हो गया, फाइनली क्या बचेगा, 1:3. अब कुछ कैंसिल हो रहा है तो बताओ, इनमें कुछ कॉमन ही नहीं। तो इंपॉर्टेंट डिस्कशन हो गया, लास्ट 20% काम बचा है, उसमें से 10% मैं HW में दे रहा हूँ आपको। x1 x2 x3 x4 के इक्वेशन बना के रख लेना, हम देखेंगे ऑड नंबर में आएगा। और कल हम इस चैप्टर का कुछ रिवीजन लेंगे, आपके जो भी डाउट्स होंगे आप मुझसे पूछ लेना। गाइस कल सैटरडे ही है ना या फ्राइडे है? आज फ्राइडे है, सैटरडे। Yes, sir. कल सैटरडे है, तो कल आप डाउट पूछ सकते हैं इस चैप्टर के। और संडे को आपका होगा टेस्ट, टेस्ट का टाइम अलग होगा और कैलकुलस की हम जो क्लास लेंगे उसका टाइम अलग होगा, है ना। उसको हो सकता है हम इवनिंग में लें, टेस्ट मॉर्निंग में ले लें, या जैसा आप कहें टेस्ट इवनिंग में ले लेंगे, क्लास मॉर्निंग में, बता देना आपको, ठीक है। तो कल हम लोग डिस्कस कर लेंगे इसके जो भी डाउट्स है वो, और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को मैं रिवाइज करवा दूँ। ओके गाइस, तो x1 x2 x3 x4 के इक्वेशन बना लो। थैंक यू स्टूडेंट्स। थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you, sir.